हेलो इंटरनेट। आजकल वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर कंट्रोवर्सी चल रही है और अब इसकी गूंज अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गई है। ईटानगर में बीजेपी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की कैंडल लाइट मार्च या प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई। अब यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल ह्यूमर तो बनता है। देश में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की और प्रोटेस्ट भी बीजेपी कर रही है। मतलब रूलिंग पार्टी जब कैंडल लेकर प्रोटेस्ट करने निकल जाए तो एक सवाल नेचुरली आता है, भाई प्रोटेस्ट किससे कर रहे हो? लेकिन मजाक अपनी जगह, इस मार्च को देखकर मेरे मन में एक दूसरा सवाल आया। हम में से कितने लोगों ने वास्तव में वंदे मातरम पूरा पढ़ा है और कितनों ने आनंद मठ पढ़ा है, जिस नॉवेल से वंदे मातरम निकला? क्योंकि आज वंदे मातरम पर पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए शुरुआत करते हैं 1882 से। इसी साल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नॉवल आनंद मठ पब्लिश हुआ। वंदे मातरम ओरिजिनली इसी नॉवेल का हिस्सा है। और एक बात साफ कर दे, ये मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए नेशनल सॉन्ग के रूप में नहीं लिखा गया था। गीत में जिस मदर की बात होती है वो मूल रूप से मदरलैंड, मातृभूमि का पोएटिक और सेक्रेड रिप्रेजेंटेशन है। बाद में फ्रीडम मूवमेंट ने इसी मदरलैंड को इंडियन नेशनलिज्म के सबसे पावरफुल सिंबल्स में से एक बना दिया। अब आनंद मठ का कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसकी कहानी 18th सेंचुरी बंगाल में सेट है। 1770 के टेरिबल बंगाल फैमिन और उस समय की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बैकग्राउंड में। ये हिस्टोरिकल सन्यासी फकीर रेसिस्टेंस से इंस्पायर्ड है। लेकिन याद रखिए, आनंद मठ हिस्ट्री बुक नहीं, एक फिक्शनल नॉवल है। नॉवल में एक आर्म्ड एस्थेटिक ब्रदरहुड है, संतन्स। ये मदरलैंड की मुक्ति के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक फैक्ट बहुत लोग मिस कर देते हैं। आनंद मठ को केवल ब्रिटिश के खिलाफ सन्यासीस की फ्रीडम स्ट्रगल कहना सही नहीं है। नॉवल में संतन्स का प्रमुख संघर्ष उस दौर के मुस्लिम, मतलब नवाब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और उसकी फोर्सेस के खिलाफ दिखाया गया है। इसमें स्ट्रॉन्ग हिंदू रिवाइवलिस्ट इमेजरी भी है। मुस्लिम कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल काफी नेगेटिव है और ब्रिटिश, वहाँ कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कंपनी फोर्सेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। लेकिन नोवेल का एंडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्रिटिश को भारत से निकालो वाला एंटी कॉलोनियल मैसेज नहीं देता, बल्कि ब्रिटिश रूल को लेकर बंकिम की पोजीशन कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब आयरनी देखिए, जिस आनंद मठ को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटी ब्रिटिश नॉवल भी नहीं कहा जा सकता, उसी आनंद मठ से निकला वंदे मातरम बाद में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक जबरदस्त रैलिंग क्राई बन गया। यही हिस्ट्री की खूबसूरती है। किसी साहित्यिक रचना का मीनिंग समय के साथ बदल सकता है। अब वंदे मातरम के शुरुआती शब्द देखिए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। पानी, फल, हरी भरी फसल, ठंडी हवा, पेड़, फूल, चांदनी। यहाँ मदरलैंड को मुख्य रूप से लैंड और नेचर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन आगे के स्टैंजास में इमेजरी बदलती है। मदरलैंड को डिवाइन रूप दिया जाता है। फिर आता है तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी तुम ही 10 अस्त्र धारण करने वाली दुर्गा हो। फिर मदर को कमला यानी लक्ष्मी और वाणी यानी सरस्वती से जोड़ा जाता है। यहीं से रिलीजियस ऑब्जेक्शन पैदा हुआ। सवाल था, अगर इसे पूरे देश का कॉमन नेशनल सॉन्ग बनाया जाए तो क्या मुस्लिम, क्रिश्चियन या दूसरे फेथ के लोगों से भी उन लाइंस को गाने की अपेक्षा की जाए जिनमें मदरलैंड को हिंदू देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? यही पहुंचते हैं हम 1937 में। उस समय मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से ऑब्जेक्शंस थे। मुस्लिम लीग भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा थी। इस फैक्ट को छिपाना सही नहीं होगा, लेकिन यह कहना कि कांग्रेस ने वंदे मातरम बैन कर दिया, वो भी सही नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेशनल गैदरिंग्स के लिए इसके पहले 2 स्टांजास के इस्तेमाल का रास्ता चुना।
इस डिस्कशन में रविंद्रनाथ टैगोर की राय भी महत्वपूर्ण थी। ब्रॉड आइडिया ये था कि शुरुआती दो स्टैंजास मदरलैंड की प्रेज करते हैं, लेकिन उनमें एक्सप्लिसिट हिंदू डेटी इमेजरी नहीं आती। इसलिए कांग्रेस का रीजनिंग था एक मल्टी रिलीजियस नेशनल मूवमेंट के लिए ऐसा हिस्सा इस्तेमाल किया जाए जिससे हर कम्युनिटी अपनी मातृभूमि के सम्मान में गा सके। अब बीजेपी का आर्गुमेंट है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और कम्युनल प्रेशर के सामने कॉम्प्रोमाइज किया और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मुस्लिम ऑब्जेक्शंस थे, इसलिए उस एस्पेक्ट को कंप्लीटली डिसमिस भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का जवाब है हमने वंदे मातरम को रिजेक्ट नहीं किया, हमने नेशनल यूज के लिए उसका इंक्लूसिव हिस्सा चुना। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा आर्गुमेंट ज़्यादा कन्विंसिंग है, लेकिन कम से कम पूरी हिस्ट्री जानकर डिसाइड कीजिए, क्योंकि वंदे मातरम की जर्नी 1937 में शुरू नहीं होती। 1882 आनंद मठ, फिर 1896 जब रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस सेशन में इसे गाया, नहीं तो वंदे मातरम का जिक्र आज होना ही नहीं था। फिर 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, जहां वंदे मातरम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ पावरफुल रैलिंग क्राई बन गया। और फिर 1950 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्टोरिक रोल को एक्नॉलेज करते हुए उसे जन गण मन के साथ समान सम्मान की बात कही। और अब आते हैं वापस 2026 के ईटानगर में। कैंडल लाइट मार्च कीजिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कीजिए, कांग्रेस को क्रिटिसाइज कीजिए, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। लेकिन कैंडल के साथ अगर थोड़ी हिस्ट्री की किताब भी उठा लें तो डिबेट और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है किसने वंदे मातरम पूरा गाया और किसने नहीं। सवाल ये भी है वंदे मातरम लिखा कहाँ गया था, आनंद मठ किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, लेटर स्टैंजास में क्या लिखा है, 1937 में ऑब्जेक्शन क्यों हुआ और फ्रीडम मूवमेंट ने इस गीत का मीनिंग कैसे ट्रांसफॉर्म किया। और रूलिंग पार्टी के प्रोटेस्ट पर बस एक छोटी सी बात, अपोजिशन प्रोटेस्ट करे तो समझ आता है, लेकिन जब सेंटर में भी आपकी सरकार हो, स्टेट में भी आपकी सरकार हो और कैंडल लेकर सड़क पर आप ही निकले तो जनता थोड़ा कंफ्यूज हो सकती है। सरकार आखिर प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही है? क्या सोशल मीडिया में रेलेवेंस दिखाने के लिए कर रही है? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन वंदे मातरम किसी बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है, कांग्रेस की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये बंकिम के साहित्य से निकला, फ्रीडम मूवमेंट ने इसे नेशनल वॉइस बनाया और जनरेशंस ऑफ इंडियंस ने इसे मदरलैंड के प्रति सम्मान के रूप में अपनाया। इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति करने से पहले वंदे मातरम को जानिए, आनंद मठ को समझिए और हिस्ट्री को पूरी पढ़िए, सिर्फ कन्वीनियंट चैप्टर नहीं। वंदे मातरम।